नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है रेडिक्स वेब एजुकेशन के मूल विधि के चौथे लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने मूल विधि के सभी चैप्टर्स को पढ़ा था। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे उस चैप्टर के अंतर्गत आने वाली सभी धाराओं की। तो कुछ चीज़ें आपको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ये आप हैं, ये दूसरा व्यक्ति है, या आप कभी इंटरव्यू देने गए होंगे। जब आप इससे मिलेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप क्या कहेंगे? आप जब किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो आप क्या बताते हैं? सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं। आप क्या बताते हैं? अपना नाम बताते हैं। तो वैसे ही सेक्शन वन में क्या दिया गया है? टाइटल दिया गया। किसका टाइटल दिया गया है? IPC का, इंडियन पिनल कोड का टाइटल दिया गया कि ये जो पूरा दंड का प्रावधान है इसको हम लोग IPC के नाम से जानेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले आप अपना नाम बताते हैं, फिर जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है किसकी? जगह की। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है। जैसे मिस्टर ए ने कहा बी से, क्या कहा? मेरा नाम ए है तथा मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। यह बात उन्होंने कही। बात समझिएगा, उन्होंने पहले अपना नाम बताया और फिर कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक वैसे ही सेक्शन 1 में ये तो कहा ही गया कि इस पूरे दंड प्रावधान को IPC, भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि ये कहाँ पर लागू होगी। ठीक है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन भी यहां पर आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन, कि ये लागू कहां होगी। ठीक है। हिंदी में जो हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, टेंशन ना लें, हिंदी में भी मैं बता दूंगा। प्रवर्तन का विस्तार। ठीक है। किसका? प्रवर्तन का विस्तार। तो सेक्शन 1 में सिर्फ ये दो बातें कही गई हैं। ठीक है। क्या क्या कहा गया है? नाम में क्या दिया गया है कि इस दंड संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता होगा, यानी कि IPC होगा। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब भी कभी हम इसका प्रयोग करेंगे, किस नाम से करेंगे? IPC। ठीक, IPC के नाम से ये जाना जाएगा, और IPC 1860 के नाम से बल्कि ये जाना जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जब ये लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? कुछ पुरानी बातें भी रिवाइज करते हुए चलें। 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को हुआ। कहां पर लागू हुआ ये? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी ऑल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में, ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, ठीक है, संपूर्ण भारत में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है। इंग्लिश वाले भी नोट कर लें, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द IPC एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। फिर क्या हुआ? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 5 अगस्त कब? 2019 में एक बिल पास हुआ। बिल का नाम क्या था? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिसके अंतर्गत धारा 370 संविधान से हटा दी गई। और जैसे ही ये हटता है तो अब आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर पे भी IPC लागू हो जाएगा। कब से लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 की डेट दी गई थी, और ये कहा गया था इसके बाद से IPC वहां लागू हो जाएगा। इससे पहले वहां पर रणबीर पिनल कोड चलता था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। राष्ट्रपति ने जैसी मंजूरी दी तो क्या हो गया? ये लागू हो गया। तो अगर हम लोग ये समझना चाहते हैं कि धारा 1 में क्या है, तो धारा 1 में कुछ नहीं है, टाइटल, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? नाम। ठीक। और दूसरा एक्सटेंट, यानी कि ये कहां कहां पर लागू होता है। सिर्फ ये दो चीजें इसमें दी गई हैं। अब पूरे देश में अगर इसको लागू किया जाएगा तो ऐसा नहीं है
कि सिंपली हम इसको यहीं पर छोड़ दें कि हाँ ये सेक्शन तो बहुत ही उसमें आता है। यहाँ से एक दो चीज़ें, एक दो क्वेश्चन जो पिछले कुछ समय में बने हैं उनके ऊपर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। देश भर में लागू होगा, ठीक है। कहाँ लागू होगा? पूरे देश में। क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका अपना मतलब है, देखिए कानून में हर शब्द का, हर लाइन का, हर कॉमा का मतलब होता है। अगर ये लागू होगा तो कहाँ पर? देखिए हम लोग जब भारत की बात करते हैं तो हम लोग कहाँ रहते हैं? जमीन पर, धरती पर रहते हैं ना, मकान बनाते हैं, रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? जमीन पर, यानी कि लैंड। तो भारतीय जमीन पर तो ये लागू होगा ही होगा। इसके अलावा लैंड के ऊपर क्या है? हवा, यानी कि वायु, ठीक है, यानी कि ये एयर पर भी लागू होगा। और तीसरा क्या होता है? पानी, जल, यानी कि वाटर। अब आप कहोगे सर इसमें क्या सोचने वाली बात है? मान लीजिए कोई आदमी प्लेन में मर्डर कर देता है। कहाँ मर्डर करता है? प्लेन में। कोई आदमी ट्रेन में मर्डर कर देता है, वो तो बच के निकल जाएगा ना कि सर भारत में मैंने मर्डर किया है लेकिन भारतीय जमीन पर तो नहीं किया। अरे भैया ट्रेन में मर्डर किया हो, ट्रेन की पटरी तो जमीन पर ही बिछी होगी, तो वो सारी पटरी, सारी उस पटरी के ऊपर चलने वाली ट्रेन किस में आ गई? भारत में आ गई। जब कोई व्यक्ति कोई मर्डर, कोई कांड करता है तो बचने के 70 तरीके सोचता है, ठीक है। तो वैसे ही पानी, वाटर। अब वाटर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये लगभग हर सेक्शन, हर बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, क्या पूछा गया? टेरिटोरियल वाटर, यानी कि प्रादेशिक पानी। ये क्या होता है? या प्रादेशिक सीमा, हिंदी में मैं बता दूं, टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है। वाटर तो पूछा ही क्या है, टेरिटोरियल बाउंड्री भी कई बार पूछा गया है, या जिसको हम लोग कहेंगे प्रादेशिक सीमा। ये क्या होता है? आई बात समझ में? इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पूछा गया। मान लीजिए जैसे ये इंडिया है, अब एग्जैक्ट मैप नहीं बना रहा हूं मैं, मान लीजिए जैसे ये इंडिया, तो यहाँ पर ये एक बेसलाइन मान ली गई बाउंड्री की कि ज़मीन यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसके बाद जो है पानी शुरू हो जाएगा। पानी शुरू होगा तो कहाँ तक? ठीक है, यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ तक? 12 नॉटिकल मील तक। जो क्षेत्र पड़ेगा वो भारत का ही क्षेत्र कहलाएगा। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि हम जमीन पर यानी कि लैंड, हवा में यानी कि एयर, और कहां पर? वाटर पे। अब पता चला यहां से कोई नदी बह रही है, इस पर किसी ने कांड कर दिया, वो फंस गया, और यहां देश की सीमा से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं 2 किलोमीटर की दूरी पर, उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। तो 12 नॉटिकल मील, अब इसको समझिए, 12 नॉटिकल मील का मतलब हुआ 22.2 किलोमीटर। ये हर देश का होता है, ठीक है। 1 नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल माइल जो होता है, नॉटिकल मील, यह होता है 1852 मीटर का। तो 22 नॉटिकल माइल की बात की जा रही है, 12 नॉटिकल माइल की बात की जा रही है, तो कितना हो गया? 22.2 किलोमीटर। यह हर देश का होता है। तो यहाँ पर भी ये टेरिटोरियल बाउंड्री बोली जाती है और यहाँ पर यह लागू होता है, भारत में भी लागू होगा, हर हाल में लागू होगा, ठीक है। ये बताया गया है सेक्शन 1 में। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, धारा 2, ठीक है। धारा 1 केवल इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, धारा 2 की अगर हम बात करें तो इसमें पनिशमेंट की बात आती है। किसकी? पनिशमेंट, यानी कि दंड की। कौन सा दंड? जो भारत के अंदर किए गए, विद इन इंडिया। कहाँ किए गए हैं? भारत देश के अंदर किए गए हैं। अब इसको शुद्ध हिंदी की बात करें तो भारत की जो सीमा है उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में किए गए अपराध, उतना डिटेल में आपसे ना पूछा जाएगा
ना आपको बताया जाएगा, ना आपसे क्वेश्चन बनेगा। आपको मोटा मोटा याद रखना है। धारा तो किससे संबंधित है? भारत के अंदर किए गए क्राइम के पनिशमेंट से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमें अच्छे से पता है कि आईपीसी दंडों से ही संबंधित है। ठीक है, तो अब जितने भी अपराध किए जाते हैं, जितने भी प्रकार के अपराध किए जाते हैं, उनके लिए किसका प्रावधान है? दंड का। ठीक, तो अगर कोई दोषी किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो क्या कहा जाएगा, क्या माना जाएगा? कि उसमें उसका हाथ है और उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर डेफिनेशन दी गई तो ये नहीं कहा गया कि एनी पर्सन या सम पर्सन या इंडियन पर्सन, ना, यहाँ पर कहा क्या? एवरी पर्सन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति। अब इसका क्या मतलब हुआ? दो प्रकार के लोग हुए, या तो भारतीय हुए, या भारतीयों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के सभी क्या हो गए? विदेशी हो गए। जिसके ऊपर एक जोक भी बना था एक बार कि एक व्यक्ति से पूछा गया कि बताओ इस दुनिया में कितने देश हैं? तो उसने बोला भैया एक ही देश है, भारत। बोले और बाकी? बोले बाकी तो विदेश है, भारत थोड़ी ना है। ठीक है, तो वैसे ही दो प्रकार की कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। क्या? एक तो भारत, एक भारतीय व्यक्ति और एक विदेशी व्यक्ति। तो कोई भी व्यक्ति चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, अगर भारत के अंदर क्राइम करता है तो उसे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। और वो पनिशमेंट आगे की धाराओं में डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, अच्छा, अब आप एक बात समझिए, भारत का नागरिक और विदेशी तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज होती है लोकेलिटी। जब आप मकान देखते हैं तो ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा, यहां पर भी है लोकेलिटी ऑफ ऑफेंस। एकदम सिंपल सरल भाषा में समझिए, कांड करने की जगह। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको बात करेंगे कि अगर कोई अपराध किया गया तो उसका स्थान क्या है। ठीक है, अपनी भाषा में समझने के लिए कांड करने की जगह। ठीक है, तो अगर वो लोकेलिटी इंडियन है, वो लोकेलिटी इंडियन है, तो क्या होगा? उसको दंड मिलेगा। भारतीय जगह पर आप कांड कर रहे हैं तो दंड मिलेगा। इसका एक अपवाद भी है। इसका अपवाद क्या है? जैसे विदेशी राजदूत होते हैं, एम्बेसडर, उनकी अपनी एम्बेसी होती है। अब जैसे मान लीजिए ये एक एम्बेसी है, ये यूएसए के राजदूत यहाँ पर रहते हैं, तो इस एम्बेसी को इंडिया में यूएसए की प्रॉपर्टी माना जाएगा। इस पे आईपीसी लागू नहीं होगा। बात समझ में आई? इस पे आईपीसी लागू नहीं होगा। मान लीजिए भारत में इसी एम्बेसी के लोग कुछ गलत काम करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा? भैया आप यूएसए वापस लौट जाइए, आप इंडिया में नहीं रह सकते क्योंकि आप गड़बड़ कार्यों में लिप्त पाए गए हैं। आई बात समझ में? तो जितने भी राजदूत होते हैं, एम्बेसी के लोग होते हैं, एम्बेसी की जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कार भी हो गई, तो वो कार पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जाएगी वो उसके ऊपर हम आईपीसी नहीं लगा सकते। ठीक है, ये वहां के कानून लागू होंगे। जैसे यूएस की है तो यूएस के ही कानून लागू होंगे इसमें। आई बात समझ में? दूसरी चीज, अगर हम ये कहते हैं कि क्या एम्बेसी के अलावा, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, भारतीय नागरिक और एम्बेसी के अलावा कोई और ऐसा है जो कि कोई क्राइम इंडिया में करे और वो बच जाएगा, तो इसका आंसर होगा नो। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? गलत है, फॉल्टी क्वेश्चन है ये। पहली चीज, कोई भारतीय नागरिक है यानी कि इंडियन है, वो क्राइम करेगा तो बच ही नहीं सकता, वो तो आईपीसी के अंतर्गत आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन ही गलत था, ये बात ध्यान में रखिएगा। चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, विदेशी, अगर वो क्राइम करेगा तो आईपीसी के अंतर्गत उसको सजा मिलेगी। यही सेक्शन 2 में कहा गया, यानी कि एवरी पर्सन, सभी व्यक्ति। ठीक है, या ये कह लीजिए एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर कोई दंडनीय अपराध करता है तो उसे सजा मिलेगी हर हालत में। किसको छोड़ा गया? सिर्फ राजदूत और उनसे संबंधित प्रॉपर्टी को, और किसी को भी नहीं छोड़ा गया है इसमें।
ठीक है, चलिए ये तो हो गया भाई सेक्शन 2 का। अब सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 में एक बात कही गई, भारत से परे किए गए। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, विद इन इंडिया। अब क्या कह रहा है, भारत देश के परे किए गए काम। ठीक है, तो जितने भी क्राइम भारत से अलग किए गए हैं, क्या वो माना जाएगा। ठीक, और किसके द्वारा किए गए हैं, किसी विदेशी द्वारा। ये भी याद रखिएगा, सेक्शन 3 विदेशियों को डिफाइन करता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिएगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है महबूब अली। ये महबूब अली का केस कई बार पूछा गया है। ये केस आपका 1958 के आसपास हुआ था। महबूब अली कराची पाकिस्तान का रहने वाला है। ठीक है, कहाँ का रहने वाला है, कराची पाकिस्तान का। ये भारत में बैठे बंबई के एक बिजनेसमैन को फ़ोन करता है कि साहब हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और आप अगर हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो बताइए। अपने उस टाइम पे फ़ोन तो चलते नहीं थे, तार से, टेलीग्राम से, किसी न किसी चीज़ से, चिट्ठी से संपर्क किया। तो ये जो व्यक्ति था, इनको ऑफ़र बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई ये बिज़नेस तो सही है, मैं इनके साथ बिज़नेस करूँगा। तो ये कहते हैं कि भाई जैसे बिज़नेस में, हर बिज़नेस में एक होता है कि आप थोड़ा सा एडवांस पैसा जमा करिए। पता चला हम माल भेजते हैं, पैसा ना तो या आप ये करो कि नहीं, जब माल बिकेगा तब तो आप थोड़ा सा एडवांस पैसा दे दीजिए। और इन्होंने बताया कि वहीं बॉम्बे में इनका एक एजेंट है, कई लोगों के साथ ये काम करते हैं, तो इनका एक एजेंट है, आप उसे पैसा दे दीजिए। कितना पैसा दे दीजिए, 5 लाख रुपया दे दीजिए। ठीक, इन्होंने, साहब ने ये पैसा दे दिया। उसके बाद इन्होंने सीधा मना कर दिया कि ना तो मैं आपको वो सामान देने वाला हूं, ठीक है, कि जिस बिजनेस की डील हुई थी, ना तो मैं वो देना, नहीं मैं आपको 5 लाख रुपए वापस करने वाला हूं। ठीक, अब इन पर एफआईआर की गई। क्या की गई, एफआईआर की गई। एक बार ये कनाडा गए हुए थे, कनाडा में इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब कनाडा के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन की पॉलिसी है, ट्रीटी है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है कि कोई क्रिमिनल अगर किसी दूसरे देश में है और एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है भारत की वहाँ से, तो उसको पकड़ के भारत लाने में वो देश मदद करेगा, ये होता है। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी कनाडा के साथ थी, इनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया, इनको लाया गया। इन्होंने तो बम्बई आते ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया आप मुझे सजा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा कि आपके यहाँ कानून का जो प्रावधान है वो क्या है, आपकी ज़मीन पर, आपके पानी में, आपकी हवा में कोई जना क्राइम करता है तो उसे सजा दी जाएगी। ना मैंने आपकी ज़मीन इस्तेमाल करी, ना मैंने आपका जल इस्तेमाल किया, ना मैंने आपकी हवा इस्तेमाल करी। मैं पाकिस्तान से इंडिया आया ही नहीं कभी, तो आप किस बात की मुझे सजा देंगे? कोई तरीका ही नहीं है। तब आईपीसी ने कहा पहली चीज तो आपने जो किया वो है फ्रॉड। आपने क्या किया? फ्रॉड किया। 420 करी, 420। तो आईपीसी की सेक्शन 420 के अंतर्गत आप क्रिमिनल हैं। दूसरी चीज, जिन 5 लाख रुपयों की बात हो रही है उनका लेन देन भारत में ही हुआ है, इसलिए आप क्या हैं? एक क्रिमिनल हैं और आपको सजा मिलेगी। तो लोकेलिटी ऑफ ऑफेंस, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपराध का जो क्या बोलते हैं उसको, जगह है, अपराध की जो स्थान है वो अगर भारत में है और नाम आ रहा है किसका? विदेशी का, किसी भी विदेशी का, तो वो आईपीसी के अंतर्गत दंड का भोगी है। वो क्या है? आईपीसी के अंतर्गत दंड का भोगी है। ये कहा गया है सेक्शन 3 में। ठीक, तो सेक्शन 3 में क्या हो गया? लोकेलिटी ऑफ ऑफेंस। ठीक है, अच्छा, ये विदेशियों के लिए लागू होता है, ये याद रखिएगा। ये किसके ऊपर लागू होता है? विदेशियों के ऊपर, कि आपने भारत की किसी पर्टिकुलर एरिया पे आपने क्राइम किया है तो आपके ऊपर ये लागू हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 4 की तरफ।
सेक्शन 4 क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। पहली चीज तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में अंतर समझिए। सेक्शन 3 विदेशियों की बात करता है और सेक्शन 4 स्वदेशियों की बात करता है। यानी कि कोई भारतीय नागरिक अगर विदेश में जाकर के कोई कांड करता है तो क्या वो आईपीसी में आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर वही बात, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मान लेते हैं डब्लू। ये डब्लू किसी काम से, चाहे पढ़ाई करने, चाहे बिजनेस करने, चाहे घूमने फिरने ऑस्ट्रेलिया गए। वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई मिस्टर टी से। किसी बात पर इनके ऊपर गुस्सा आया, ये उठाए बंदूक, आओ देखे नत्ता, 2-3 गोली मारे और इनके नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिए। यानी कि क्या किए? मर्डर कर दिया। अब आपको पता होगा मर्डर की धारा 302। लेकिन मर्डर करके ये आ गए वापस इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट करी कि सर ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, कांड करके भागा, टी का मर्डर कर दिया इसने। डब्लू ने बोला भैया आईपीसी क्या कहता है? भारत की जमीन, बात समझिएगा, भारत की हवा या भारत के पानी पर यानी कि जल पर अगर मैंने कोई कांड किया हो तो मैं पनिशेबल हूं। लेकिन ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो बोलेंगे नहीं, आप भारतीय नागरिक हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया के हैं, चाहे वो पासपोर्ट हो, बात समझिएगा, चाहे आपका पैन कार्ड हो, ये सब यही तो सिग्निफाई करते हैं। आपका अपना राशन कार्ड होगा। ये सब क्या बताते हैं कि आप एक भारतीय नागरिक हैं और आपने विदेश में जाकर के इतना गहन अपराध किया है, संगीन अपराध किया है, तो आपको सजा तो मिलेगी। यानी कि भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में किए गए अपराध, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। आई बात समझ में? तो क्या कहा जाएगा कि भैया आपने अपराध किया है और इस अपराध के अंतर्गत आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीजें इसमें जोड़ी गई, या ये कह लीजिए इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले, अब ये सेक्शन 4 है तो यहां पर आएगा ए, सेक्शन 4 सबसेक्शन ए यानी कि का। इसमें क्या कहा गया? इसको मैं टेबल के फॉर्म में बना देता हूं। इसमें क्या कहा गया? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, क्या कहा गया? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पर चीज आती है वो क्या कहती है? ये तो ए सेक्शन था, अब क्या आया? बी सेक्शन यानी कि खा, ठीक। कांड एक तो ये किया गया, किसके द्वारा किया गया? भारतीय नागरिक द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? या कोई ऐसी चीज पर किया गया जो भारत से संबंधित है। तो दो चीजें इसमें ऐड की गई, शिप यानी कि जहाज, पानी का जहाज, और एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज। कैसा शिप, कैसा एरोप्लेन? जो रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो। मैं लिख देता हूं, रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो। कहां पंजीकृत हो? इंडिया में। ये सब चीजें मैं ऑटोमेटिक एक स्लाइड बना करके भी करवा सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं करवाया। उसका एक कारण यह है कि मैं लिखता हुआ चलूंगा तो आप भी लिखते हुए चलेंगे, आपका अच्छे से हो जाएगा तैयार। आई बात समझ में? चलिए तीसरा, सबसेक्शन सी यानी कि गा। अब इसमें क्या आया? अगर ये बाद में ऐड किया गया, ये सबसे हाल में ऐड किया गया, ये याद रखिएगा 2009 में ये ऐड किया गया। अभी मैं इसकी डेट वेट सब लिखवा दूंगा। ये आईटी एक्ट के अंतर्गत इसको रखा गया। अगर आप किसी के कंप्यूटर
रिसोर्स को टारगेट करते हैं। अगर आप किसी के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करते हैं तब आपका सेक्शन 4 सब सेक्शन सी लागू होगा, या धारा 4 उपभाग का, ठीक है। और वो विदेश में होना चाहिए। जैसे अब तीनों का मैं एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, एक भारतीय है, ठीक है, मान लेते हैं के, ये विदेशी धरती पर जाता है, ठीक, और वहाँ पर कोई क्राइम करके भारत वापस आ जाता है और वो भारत का नागरिक है, तो उस पर क्या होगा, उसको दंड मिलेगा, ठीक है। आईपीसी के तहत ही उसका मुकदमा चलेगा, उन्हीं धाराओं में चलेगा जिन धाराओं में उसने अपराध किया है। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट यानी कि पोत या हवाई जहाज में अगर कोई अपराध करता है और वो रजिस्टर्ड है इंडिया में, ठीक है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उन्हीं धाराओं में होगी। मान लीजिए एक एरोप्लेन है, भारतीय हवाई जहाज है, ठीक है, जो उड़ा कहाँ से, कोलंबो से। आपको पता ही होगा कोलंबो श्रीलंका में है। उसी में एक भारतीय व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। तो क्या उसने ना जमीन यूज करी ना हवा यूज करी, लेकिन उसने क्या यूज कर लिया, रजिस्टर्ड हवाई जहाज। तो क्या उसको दंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या उसे आईपीसी के अंतर्गत दंड मिलेगा, बिल्कुल आईपीसी के अंतर्गत दंड मिलेगा। कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसने भारत में बैठे बैठे किसी विदेशी कंपनी का सर्वर हैक कर लिया, तो क्या उसे दंड मिलेगा, मिलेगा। आईपीसी के अंतर्गत मिलेगा, आईपीसी के अंतर्गत मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उन्हीं धाराओं में मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या ये समझ लीजिए आखिरी चीज, ये मैंने आपको बताया कि सबसे हाल में ये लागू हुआ है, तो इसकी तारीख याद रखिएगा। तारीख कई बार पूछी गई है, 27 अक्टूबर 2009 को ये लागू किया गया था, ये पूछा गया। कंप्यूटर रिसोर्स आईटी एक्ट के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट नहीं है। जब भी मैं आईटी एक्ट बोलूंगा तो ये इनकम टैक्स एक्ट मत समझ लीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। अब सेक्शन 5 ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजों को लेकर के विशेष विधि बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, विशेष विधि, यानी कि स्पेशल कोड या लॉ। जैसे आर्मी से संबंधित कोई भी काम होता है तो उसके ऊपर नॉर्मल ऐसे नहीं कि आईपीसी लगा दिया जाएगा, उसके लिए आर्मी एक्ट है, ठीक है। अच्छा, कोई जना पैसे लेकर के भाग गया किसी बैंक के, जैसे आपने सुना होगा, ये तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं बैंक से और उनको वापस नहीं किए हैं अभी तक। विजय माल्या उसमें बहुत बड़ा नाम है, नीरव मोदी एक नाम है। तो ऐसे लोगों के लिए एक और चीज बनाई गई, क्या नाम बनाई गई, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल। क्या नाम दिया गया, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, ये नाम दिया गया। और ये कहा गया कि जब इनकी बात होगी तो हम क्या करेंगे, आईपीसी को इससे हम लोग क्या नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। आईपीसी अपना अलग कार्य करेगा, बात समझिएगा। आईपीसी अपना अलग कार्य करेगा। ये आर्मी एक्ट, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल या आर्थिक भगोड़ा अधिनियम जो है ये अलग काम करेगा। आईपीसी का अलग क्षेत्र, इनका अलग क्षेत्र, इसलिए मैंने देखिए बीच में लाइन बना दी है, इसका क्षेत्र अलग, इसका क्षेत्र अलग। आईपीसी, इनको जब ये सवाल पूछा गया था, ये सवाल अभी तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सेक्शन 5 पूछा नहीं आता था इतनी आसानी से। जब ये पूछा गया बहुत कठिन शब्दों के साथ पूछा गया। ये कहा गया, क्या आईपीसी किसी भी एक्ट या किसी भी क्या बोलते हैं उसको, नियम, किसी भी कानून या किसी अधिनियम को ओवरलैप करता है? ये कभी ओवरलैप करता है? तो इसका आंसर है नहीं, ये कभी ओवरलैप नहीं करता।
और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर के ये करके आ गए थे कि हाँ ओवरलैप करता है। उनको लगा ओवरलैप का मतलब है अपवाद, कि आईपीसी के अंतर्गत कोई अपवाद आता है कि नहीं आता है, जबकि ये गलत है। बात आई समझ में? तो सेक्शन 5 में केवल आपको ये कहा गया है कि कुछ विशेष विधियां बनाई जाती हैं, और विशेष विधियों का काम ही है कि वो अलग से काम करें। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर 1 आईपीसी का। यहां पर आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाता है, अध्याय 1 जो है वो खत्म हो जाता है। इसके ऊपर जो कंडीशनल क्वेश्चंस बनेंगे या बन सकते हैं या आज तक जो पूछे गए हैं वो 1-2 हैं, उनके विषय में भी कुछ बात कर लेते हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन सेक्शन 1 किससे संबंधित है? सिंपल सी बात है, सेक्शन 1 नाम और टाइटल से संबंधित है, या फिर ऑप्शन। देखिए ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। अभी एक तो क्वेश्चन आगे आएंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे ऑप्शंस में बच्चों को घुमाया जाता है। नाम से और एक्सटेंट से दोनों से संबंधित है। अब मान लीजिए यहां पर सी में पनिशमेंट की जगह दिया होता एक्सटेंट, यानी प्रवर्तन का उसका कितना एरिया है, कहां कहां पर वो रह सकता है, और डी वाला दे देता है यहां पर बोथ ए एंड बी। तो आप तो जल्दबाजी में बी लगा के चले आते, नहीं, उस केस में हमारा आंसर डी हो जाता। नाम से भी संबंधित है, एक्सटेंट से भी संबंधित है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑप्शन सारे पढ़िएगा एक बार, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, वरना गड़बड़ी आप करेंगे, पक्की बात है। एक अफ्रीकी नागरिक भारत में एक बैंक लूटता था, श्रीलंका में पकड़ा जाता। 2 बातें, जो नागरिक है वो भारत का नहीं है, जहां पकड़ा गया है वो भारत नहीं है। ठीक है, केवल कांड भारत में हुआ है। वह कहता है कि उसके ऊपर मुकदमा भारत में नहीं चलाया जा सकता है, वह किस धारा के अंतर्गत सही या गलत बोल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो वो गलत है, तो ए ऑप्शन कट गया हमारा। ठीक, ही इज रॉन्ग एज पर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। मैंने आपको बताया था सेक्शन 3 जो है वो विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। तो ये क्योंकि अफ्रीकी नागरिक है तो इनके ऊपर कौन सा चलेगा? सेक्शन 3। ये सेक्शन 3 के अंतर्गत गलत है, यानी कि आईपीसी इनके ऊपर लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। आईपीसी के अंतर्गत इनको दंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बात आई समझ में? आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत इनको मिलेगा। क्यों? लोकेशन जो है, लोकेशन ऑफ ऑफेंस वो क्या है? इंडिया की है, इसलिए उनके ऊपर आईपीसी की धाराओं में केसेस चलाए जाएंगे। एक पाकिस्तानी व्यक्ति एक भारतीय व्यापारी को फर्नीचर बेचने की बात कहता है तथा पहले 5 लाख रुपए का भुगतान करने को कहता है, बाद में पैसा तथा फर्नीचर देने से मना करता है और यह कहता है क्योंकि वो कभी भारत आया ही नहीं। लीजिए, पिछली बार तो लोकेशन ऑफ क्राइम थी, अब तो वो भी नहीं है, तो अब वो आया ही नहीं है, तो उसके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होता। क्या उसे सजा मिलेगी? पहली चीज तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके कंडीशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं। नहीं, क्योंकि वह भारतीय नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, सजा तो मिलेगी उसे। हाँ, क्योंकि उसने अपराध किया है, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन ये है गलत। ध्यान से सुनिएगा अगला, यस धारा 3 के अंतर्गत मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी इस तरीके कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने होते हैं। उसने अपराध किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने भारत में अपराध किया है ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ ऑफेंस फिर आ गया, कैसे? ये 5 लाख रुपए तो इंडिया से ही गए हैं, इंडियन करेंसी में ही गए हैं, आई बात समझ में? और नो क्योंकि पाकिस्तानी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इंडियन व्यापारी को आपने संपर्क किया, आपने उससे पैसे लिए, बस उतना बहुत है आपको आईपीसी के अंतर्गत लाने के लिए। एक भारतीय एक अमेरिकी कंपनी का सर्वर हैक करता है, क्या उसे सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, सेक्शन 4 सब सेक्शन सी या का, इसके अंतर्गत उसे सजा मिलेगी। आईपीसी के ही अंतर्गत वो दंडनीय अपराध है। मैंने आपको बताया भी था कि अभी हाल में 2009 में इसको ऐड किया गया है। एक हवाई जहाज न्यूयॉर्क से उड़ता है, भारत का नहीं है, श्रीलंका का नागरिक, फिर भारत का नहीं है, उस पर सवार दूसरे यात्री की हत्या कर देता है। दूसरा यात्री कहाँ का कोई लेना देना नहीं, हटाती है। जहाज पर भारत का झंडा लगा हुआ है, क्या वह व्यक्ति आईपीसी के अंतर्गत दंड प्राप्त करेगा? बिल्कुल करेगा। मैंने क्या कहा? भारत का झंडा लगा हुआ, ये अपने आप में इतनी वाइटल इंफॉर्मेशन है, इतनी मजबूत इंफॉर्मेशन है जो
कुछ भी करवा सकती है। भारत का झंडा किसी भी जहाज पर, हवाई जहाज पर या पानी के जहाज पर तभी लगेगा जब वह भारत में ही रजिस्टर्ड होगा। बात समझे आप? जब वह भारत में ही रजिस्टर्ड होगा, भारत में ही पंजीकृत होगा। और मैंने आपको बताया भारतीय पंजीकृत हवाई जहाज या पोत में अगर आप कोई कांड करते हैं तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, आईपीसी की धाराओं में ही सजा मिलेगी, जो धारा उस चीज के लिए बनी होगी। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर अच्छा लगा है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे शेयर करिए और लोगों को बताइए इसके बारे में। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।